मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर में। प्यारे से बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हैं, हमारे मित्र आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पहले से कुछ चीजें हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, ये उसी का सेकंड पार्ट है। कंपटीशन का भारतीय संविधान का सेकंड पार्ट मैं आपको दे रहा हूं। इसी डिस्कशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, किस टीम का नंबर है? आपका नंबर है। तो बच्चों जरा बताइए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल सही बात है। प्रोटेम स्पीकर क्या है? प्रोटेम तदर्थ लोकसभा अध्यक्ष होता है सर, जो भी है सर, जो नया अध्यक्ष बनता है उसको शपथ दिलाता है सर। नया अध्यक्ष बनता है। प्रोटेम स्पीकर सर, लोकसभा अध्यक्ष एक तरीके वो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के अस्थायी होता है। वेरी गुड, इन्होंने आंसर दे दिया है। माने नवनिर्वाचित जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आप कह सकते हैं। अगली बात मुझे बताइए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 93। वेरी गुड बच्चों, आंसर आ चुका है 93 अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का वर्णन है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो जरा बताइए अनुच्छेद 52 में क्या है? वेरी गुड, भारत का राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में दिया है। 53 में क्या है? समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वर्तमान राष्ट्रपति जी कौन है? रामनाथ कोविंद। क्या बात है, वर्तमान राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी हैं। कहां के हैं? कानपुर देहात। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। वर्तमान राष्ट्रपति जी कानपुर देहात से संबंधित हैं, न कि कानपुर से। वो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं। अगली बात मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, तो जरा मुझे बताइए अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। बच्चों बहुत अच्छी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। आप राइट आंसर दे रहे हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में किसका वर्णन है? 6ठी अनुसूची में किसका वर्णन है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को सर, अनुसूचित जातियों का वर्णन है। इसमें 4 राज्य का असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 6ठी अनुसूची का संबंध 4 राज्यों से है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। जब संविधान लागू हुआ कुल कितनी अनुसूचियां थी? इस समय कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 8 + 4 = 12। बच्चों ध्यान रखिएगा, 12 अनुसूचियां हैं। अगली बात तो बड़ा ही सुंदर सवाल है। संविधान की 4थी अनुसूची का विषय क्या है? 4थी अनुसूची का विषय क्या है? ट्रांसफर। सर, राज्य से राज्यसभा सीटों पर कितनी होंगी ये वर्णन दिया गया है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित 4थी अनुसूची का विषय है। धमाकेदार आंसर दिया है। तो जरा बताइए 10वीं अनुसूची का विषय क्या है? दल बदल। बिल्कुल सही बात है। दल बदल के मामले में लोकसभा में अंतिम निर्णय कौन करता है? दल बदल के मामले में लोकसभा में अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, जैसे हम स्पीकर के रूप में जानते हैं। दल बदल संबंधी अगर बात लागू होती है तो ये करते हैं। तो जरा बताइए दल बदल संबंधी व्यवस्था भारतीय संविधान की अनुसूची में जो जोड़ी गई है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? बावनवें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 1985 में दल बदल संबंधी व्यवस्था बच्चों जोड़ी गई है।
बच्चों फिर से अपील करूंगा, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने जो फ्रेंड्स हैं ज्यादा से ज्यादा मित्रों को इस बात की जानकारी दीजिए जिससे वो व्यवस्था से जुड़े और आने वाले जो भी एग्जाम्स है, स्पेशली रेलवे का और आपका जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, वहां से उनको सफलता मिले। नंबर किसका है? तो जरा बच्चों बता दो, सवाल बहुत सुंदर दिमाग में आ चुका है। 11वीं अनुसूची का विषय क्या है? ग्राम पंचायतों की बात की गई है, उनको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 11वीं अनुसूची सही आंसर दिया है। मैं अगर आपसे बात करूं तो प्यारे से बच्चों बताइए, सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई? राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था। कब? हाँ, पूरी तारीख सब बताना है। 2 अक्टूबर 1959। वेरी गुड। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को ये व्यवस्था जो है ये व्यवस्था आपकी जो है उसमें लाई गई थी और इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब का नाम? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। माई क्वेश्चन इज दैट रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? किताब है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, किताब किसकी है? वेरी गुड, आंसर आ चुका है मेघनाथ देसाई जी की रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी जानकारी। तो प्यारे से बच्चों बता दो, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली विदेश यात्रा किस देश में? क्या बात है, आंसर आ चुका है भूटान जो है सबसे पहले उनकी विदेश यात्रा हुई थी। भूटान की राजधानी क्या है? क्या बात है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की संसद का नाम क्या है? वेरी गुड, आंसर आ चुका है तो शोगुड़ो। आप कंफ्यूज ना हो, मैं लिख देता हूं तो शोगुड़ो करके भूटान की संसद का नाम है। नंबर किसका है? आपका नंबर है तो बता दो, बताएंगे कि नहीं? बांग्लादेश की संसद का नाम? जातीय संसद। क्या बात है, आंसर आ चुका है प्यारे से बच्चों। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। अगली बात सॉरी, नेपाल की संसद का नाम? नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल की संसद का नाम। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद का नाम। बढ़िया सवाल आ चुका है बच्चों, याद करने एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं हम्बल रिक्वेस्ट हो बच्चों, सिलेक्शन छूटना नहीं चाहिए इस बार। बताएं, आंसर नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। आंसर गलत आया है, राइट आंसर लिख के देता हूं। रिक्सडैग स्वीडन की संसद का नाम। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान की संसद का नाम बता दो बच्चों, बढ़िया आंसर। अफगानिस्तान की संसद का नाम? राइट आंसर आ चुका है बच्चों, प्यारे से बच्चों, राइट आंसर आ चुका है सोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? सोरा। नंबर किसका है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का वर्णन है? आंसर आया किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का वर्णन नहीं है। फिर बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर आया वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में? वेरी गुड, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। बजट शब्द किस भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये जो बजट है फ्रांसीसी भाषा का। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा। आंसर आया प्यारे से बच्चों, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। बढ़िया सा आंसर आपने दिया है। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि आप मुझे बताइए संसद में कौन कौन शामिल है? संसद में सर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। वेरी गुड, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? आई होप दैट आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जहां कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात जरूर कहिएगा। बच्चों कितना ये डिस्कशन लाभकारी हो रहा है उसका जरूर अपनी बात कहिएगा। और एक विशेष बात मैं बता दूं, आप लोग जो कमेंट देंगे मैं वही कमेंट को मैं उसका रिप्लाई करूंगा जो कमेंट
मैं जो लिखने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। हैग्स टैग लगा के विदाउट स्पेस कैपिटल लेटर में गोविंद पहला अक्षर, उसके बाद सर। आप जब इस प्रकार से बच्चों लिखेंगे, जब कमेंट आप करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर अगली लाइन से अपनी बात कहेंगे, अगली लाइन अपनी बात कहेंगे, तभी मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी जो भी समस्या होगी उसके लिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ हूं। नंबर किसका है? तो जरा मुझे बताइए प्यारे से बच्चों, अनुच्छेद 108 में क्या है? आप हल्ला न मचाएं, एक व्यक्ति आंसर दे। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की बात करी गई है। इस संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएंगे, बिल्कुल सही बात। और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। अनुच्छेद 110 में क्या है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 111 में। प्यारे से बच्चों, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन जो है अनुच्छेद 111 में है। और वीटो शक्ति, वीटो की बात करें, इसका मतलब होता है निषेधाधिकार, मैं मना करता हूं। वीटो का मतलब है मैं मना करता हूं। ठीक, अगली बात, अनुच्छेद 123 में क्या है? 1 2 3 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी जानकारी। तो प्यारे से बच्चों बता दूं, जब लोकसभा अस्तित्व में नहीं होती है और अचानक से देश में किसी नए कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो उस अवस्था में जो है राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है आर्टिकल 123 के द्वारा कि वह अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस जारी करें। माय क्वेश्चन इज दैट, आपकी टीम के लिए, कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अंतिम समय सीमा क्या है? 6 माह। आंसर आया 6 माह। 6 महीने 6 माह। आंसर दोनों ही टीम का गलत है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की अंतिम समय सीमा 6 महीना 6 सप्ताह है। आई रिपीट बच्चों, गलत नहीं करेंगे, 6 महीना 6 सप्ताह है। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि आप दो टीम के जो लोग हैं ना, आप, मैंने आपसे बोला है कि आप जब आप आंसर दिया करो तो कंफर्म आंसर दिया करो। आप कंफ्यूजन वाला जब आंसर देते हैं तो मैं नहीं इसको समझ पाता हूं। जो भी आंसर दे वो सही तरीके से दे। नंबर किसका है? हमारा सर, हमारा। तो सर इधर आपका झूठ बोल रहे हैं, नंबर तो आपका है। चलिए जरा मुझे बताइए, अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में। माय क्वेश्चन इज दैट, दिल्ली स्थित जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई? वेरी गुड, आंसर आ चुका है। दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। आगे सवाल पूछूं आप लोगों से? आप एक्साइटेड हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अनुच्छेद 127 में क्या है? वेरी गुड, आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश की बात करी गई है। प्यारे से बच्चों, एड हॉक जजेस की बात की गई है। मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? जब सर्वोच्च न्यायालय में जब मामलों की संख्या ज्यादा, जो वाद विवाद होते हैं उनकी संख्या, केसेस की संख्या ज्यादा, मुकदमों की संख्या ज्यादा हो जाती है, उस अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी के सहयोग से अलग अलग उच्च न्यायालयों से कुछ न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं एड हॉक जजेस के रूप में, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में। और जब तक वो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में रहेंगे, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में रहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते आदि सारी सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे। अनुच्छेद 129 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। वेरी गुड, आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय की बात बच्चों करी गई है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करी गई है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्णय होंगे वो नीचे की अदालतों के लिए, जिसमें कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी, माने उसको आधार मान के ही वो उसको सुनाएंगे, माने अवहेलना नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 137 में क्या है? 137 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको ध्यान रखिएगा। माने सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय को बदल सकता है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 148 में क्या है? वेरी गुड, प्यारे से बच्चों,
अनुच्छेद 148 में CAG का वर्णन है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन है, इस समय कौन है? वेरी गुड बच्चों, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो CAG हैं वो राजीव महर्षि जी हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में लाया जाता है। किसी भी सदन में लाया जाता है। आंसर अच्छा दिया है आपने। बच्चों, यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने की स्थिति तैयार होती है या अतिक्रमण करते हैं, तो उस समय लोकसभा माने आपका संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाता है। पहला सदन जो होगा वह आरोप लगाएगा, दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करेगा। इसलिए राष्ट्रपति जी पर जो लगने वाले महाभियोग की प्रक्रिया को पता है हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसे हम क्वासी जुडिशियल भी बोलते हैं, माने एक आरोप लगा रहा है, दूसरा जांच कर रहा है, माने न्याय जैसी व्यवस्था इसमें जुड़ती है। ये जानकारी बहुत अच्छी आपने, चलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद करिएगा। नंबर किसका है? तो जरा बताइए, मैं आपको बढ़िया सी जानकारी दे दूं, अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभाओं के गठन की बात अनुच्छेद 170 में की गई है। राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, अगली बात, अनुच्छेद 312 में क्या है? राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। वेरी गुड, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है अनुच्छेद 312 के द्वारा। आंसर बहुत अच्छा दिया है, आप तैयारी करते रहिए। मेरा क्वेश्चन यह है, भारत के वे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और एकमात्र चुनाव आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त? TN सेशन। वेरी गुड, आंसर आ चुका है TN सेशन। आई रिपीट, TN सेशन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले जो हैं एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जी थे। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग की बात की गई है, अनुच्छेद 324। तो जरा बताइए, मतदान की आयु का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मतदान की आयु जो हम वोट करते हैं उसका वर्णन किस अनुच्छेद में? गलत आंसर है। आप लोगों ने सही आंसर दिया कि नहीं दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 326 में इस बात का वर्णन है मतदान की आयु का, माने 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी, बाद में 18 वर्ष कर दी गई। इस बात को ध्यान में रखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटा के 18 कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61 अमेंडमेंट के द्वारा 21 से घटा के 18 वर्ष कब की गई? 1989 आंसर है, 1989 आंसर है। आपका आंसर गलत था। आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनते रहिए। अगला सवाल मेरा आपसे है, तो जरा मुझे बताइए कि बढ़िया सा सवाल, वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल जी दिल्ली के उपराज्यपाल है। माय क्वेश्चन इज दैट, कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है? 3। आंसर आया 3, आंसर आया 2 में। तो जानकारी के लिए बता दो बच्चों, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली व पांडिचेरी में विधानसभाएं हैं, और जहां विधानसभाएं हैं वहां पे संवैधानिक प्रधान को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। इसके अलावा 5 केंद्र शासित प्रदेश जो बचे हैं उनके मुखिया को हम क्या कहते हैं? उनके मुखिया को हम कहते हैं प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। नंबर किसका है? वेरी गुड, आपने आंसर बहुत अच्छा दिया है, तो मैं आपका उत्साहवर्धन करता हूं और मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन है? राज्यपाल। वेरी गुड, राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को कहते हैं। वह कौन सी परिस्थिति है जब किसी राज्य का जो सीएम है वह राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता?
राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्शन होगा उसमें वोट नहीं कर सकता, वह कौन सी स्थिति है जब कोई राज्य का सीएम है? सर क्वेश्चन द्वारा रिपीट करना। माय क्वेश्चन इज दैट वह कौन सी स्थिति है जब किसी राज्य का सीएम राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट नहीं कर सकता? विधान परिषद के उस स्थिति में जब वह विधान परिषद का सदस्य होगा तब वह राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट नहीं कर सकता। तो प्यारे से बच्चों, जैसा कि आपने देखा संविधान काफी बड़ा है, एक छोटा सा प्रयास था, डिस्कशन कराया, आप लोग हिस्सेदार बने, तो मैं इस डिस्कशन को यहीं पे रोक रहा हूं और अब मैं काउंटिंग करने जा रहा हूं। आप लोग अपनी टीम को आप लोग देखिएगा कि आप लोग कौन सी टीम हारी है, कौन सी टीम जीती है, तो मैं देखता हूं उसको। ठीक है, मैं काउंटिंग कर रहा हूं, आप चैनल से जुड़े रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 नंबर उत्कर्ष की टीम के हैं। आगे काउंटिंग करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 लिसन वेरी केयरफुली 57 और 56 की काउंटिंग आपके सामने है, तो आप रिजल्ट देख पा रहे हैं। उत्कर्ष की टीम जीती है। हाँ कुछ ठीक है ना, चलिए तो बेस्ट ऑफ लक। विजेता टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपने तैयारी अच्छी करी। इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों नोट करना है, पढ़ना है, इससे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपका सिलेक्शन होना तय है।